नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में जन स्वराज तीसरा विकल्प बन के आया, लेकिन सवाल ये है कि 11 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो गए। उसके बाद जो है जन स्वराज जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की 11 साल की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े करने लगा है। 11 साल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विकास किया, उन तमाम विकासों की पोल जो है जन स्वराज खोल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के लोग, एक बार आप सुने। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो है वो है एनडीए सरकार के 11 साल और बिहार राज्य के संदर्भ में मोदी जी के अधूरे वादे। तो मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक पे बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही नहीं चाहिए। टॉपिक तो इतना सीधा साधा है, इतना ऑब्वियस, इतना डायरेक्ट है कि इस पे सवाल जवाब तो क्या ही करेगा इंसान, क्योंकि वादे किए गए और वादे पूरे नहीं हुए। 2014-15 का स्पेशली वो आपको मंजर याद होगा जब वो बहुत ही अशोभनीय तरीके से माननीय प्रधानमंत्री गोलियां लगा रहे थे, इतना दूं या इतना दूं, इतना दूं या इतना दूं, और फाइनली 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमको वादा किया गया था। उस 1.25 लाख करोड़ में 54 लाख करोड़ के हिसाब 54,000 करोड़ के हिसाब से कुछ आया ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनने के लिए। उसमें से कुछ 12 रेलवे ब्रिज बन रहे थे जो पेपर पे है, 44 नेशनल हाईवे बन रहे थे जिसमें से 22 की जर्जर अवस्था है और 27 की रादर, और बाकी 17 का अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं बना है। ये मैं बात कर रही हूँ 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की, आजकल की बात नहीं कि भाई थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, सिविल वर्क है। ये बात हम कर रहे हैं 10 साल की, ठीक है। तो इतना दूं बोलते बोलते जो हाथ हिला के उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था 1.5 लाख करोड़, उसमें से 54,000 करोड़ का तो ये हिसाब है। बाकी 3,000 करोड़ आने थे एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए, कोई पता नहीं है उसका। उसके अलावा एक लिस्ट है कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वो यूनिवर्सिटी बनेगी, जैसे विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई पता नहीं है, एक ईंट तक नहीं आज तक उसकी लगाई गई है, भूमि पूजन तक नहीं हुआ है। उसके अलावा एम्स दरभंगा प्रॉमिस किया गया था, एम्स दरभंगा के प्रांगण में शायद अभी भी गाय या भैंस चल रही होंगी। आईआईटी पटना का एक्सपेंशन करने का प्रॉमिस किया गया था, नहीं हुआ है। 75,000 सीट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ऐड करने की बात हुई थी, नहीं हुई है वो। तो एजुकेशन में तो आप यहाँ पे आ जाइए। उसके अलावा हम आ जाते हैं दरभंगा एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट, जो हर स्पीच में बोला गया है और आज तक नहीं उसका प्रॉमिस पूरा किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप डेटा निकाल के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम बिहारियों को इन लोगों ने इतना बेवकूफ समझ रखा है, या हमारी खुद का हमारा आत्मसम्मान मर गया है कि हम सवाल भी पूछना अब भूल चुके हैं? क्या हुआ है जन स्वराज और हम सब इसीलिए उनको बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपके 10 साल की किए हुए वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उनको बिहारी जनता भूली नहीं है, और हम लोग बार बार सवाल करेंगे हम क्यों। अच्छा, एक मल्टीपल इंडेक्स पे रघुराम राजन कमेटी ने एक वो निकाला था, सर्वे किया था, तो 2014 में सेंटर ने माना था, उसके हिसाब से हम लोग पुअरेस्ट और मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। बिहार इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। 54% जनता हमारी एक्सेस नहीं पाती है बेसिक हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। वो हम लोग के लिए एक डेवल्यूशन ऑफ फंड अलग तरीके से करना था, हमको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिलनी थी। ये सारी चीजें उन्होंने अनाउंस की, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो भाई अब हम लोग पूछेंगे ना बार बार कि आप जब आते हैं इलेक्शन ईयर में 6 बार, तो इतना ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? भाई इतना बड़ा बड़ा बैनर क्यों लगता है ऑपरेशन सिंदूर का? वो तो राष्ट्रीय लेवल की बात है, क्योंकि आप बिहारियों को और किसी चीज के तो लिए तो ये कर नहीं सकते, हमको झांसा दे नहीं सकते, क्योंकि वादे तो आपने पूरे किए नहीं है कुछ। तो यही सेम खा खा के ये पुलवामा वो सिंदूर यही कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है जागरूक हो चुकी है, और हमारे पास आंकड़े तो नेवर एंडिंग है जो वादे पूरे नहीं हुए। भागलपुर को बोला गया था कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह लगाई जाएगी। 2019 से 2024 के बीच में 2 लाख हस्तकरघा वाले हुआ करते थे बुनकर लोग, वो सिमट कर उनकी संख्या 60,000 हो गई है।
जो 600 करोड़ रेवेन्यू आता था वो 150 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। भागलपुर जैसे राज्य का ये हाल, डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है, जो कि इतना बड़ा हमारे हस्तकरघा में विकसित हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम लगातार करते रहेंगे, उनके वादे हैं जो हम याद दिलाते रहेंगे। और गाना है ना, तो झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये वही है यहाँ पे। तो अब मैं अमित पासवान जी को माइक पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के संदर्भ में और खासकर बिहार के संदर्भ में जिन्होंने अभी तक पूरे बिहार के लोग को झांसा देने का वादा किए हैं, जुमलेबाजी करने का जो वादा किए हैं उसको निभाने का काम कर रहे हैं। नालंदा जैसे पवित्र स्थल बिहार के, मैं बता दूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार, जो कि सन 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। और उसका जो फाउंडर थे भिक्षु जगदीश कश्यप जी, जिनका यह उद्देश्य था आदि संस्थान के रूप में वह उसका शिलान्यास किया गया था। मूल उद्देश्य था कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका भग्नावशेष हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बिहार पे प्रतिस्थापित हो नालंदा महाविहार, और पूरे बिहार का एक पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। हम लोगों ने इस संबंध में कई बार पत्राचार भी किया कि इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना को साकार नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा यह निंदनीय बात है। दूसरी बात, जहां तक विकास का ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं, बिहार में डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमने कई बार इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि वर्ल्ड हेरिटेज नालंदा विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो लगभग 10 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक नालंदा शाम संध्या 5 बजे के बाद जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा स्थान में हम आ गए हैं, जहां एक भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं, एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं, एक ईंट का निर्माण नहीं हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, विकास का मतलब सिर्फ गुजरात नहीं, विकास का मतलब आपका बिहार ही देखिए। आप जब ट्रेन देने का काम करते हैं, मधुबनी से ट्रेन चलाने का काम करते हैं गुजरात से, तो कहते हैं श्रमिकों की सुविधा होगी। श्रमिक या मजदूर की फैक्ट्री है क्या? श्रमिक लोग काम करने के लिए जाएंगे? आपका जो व्यवस्था, जिस तरह से लघु उद्योग धंधा का बड़े पैमाने पर जो व्यवस्था कर रहे हैं गुजरात में, और यहाँ के मजदूर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, आप यहाँ क्यों नहीं उस उद्योग को चालू करते हैं? कई तरह के उद्योग आपने कई बार घोषणा किया, मखाना उद्योग को लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा, 30 चीज जो बंद छीने में है इसको चालू किया जाएगा। तो आप इस तरह से मांगे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यहाँ का घोषणा किए कि जो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद 94 लाख लोग जो आए बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 2 लाख रुपया देने का वादा किए, आज तक उन्होंने चमनी देने का काम नहीं किया। तो जब जब चुनाव आता है, आप देख लीजिए अभी 2 से 3 महीना बाकी है, आप चुनाव के समय जितना भी प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होगा वह सरकारी खर्च से प्रोग्राम होगा, और वह अपना जब भी वह प्रोग्राम में जो काम देंगे वह निजी पार्टी का काम करने का काम करते हैं। तो इस तरह से सरकारी राशि का भी दुरुपयोग इनके द्वारा जो किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो वर्तमान स्थितियां रही है, खासकर महाविहार से लेकर अभी वहां जो 5000 से लेकर उससे अधिक विदेशी छात्र छात्राओं ने अध्ययन किया है, उस पर वह निगाह डालने का काम करे। नालंदा और बिहार के प्रति थोड़ा सा प्रेम है तो ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का काम करे। और आज महाबोधि मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, महाबोधि मंदिर जो कि भगवान बुद्ध वहीं पे शिक्षा ग्रहण किए थे, एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में वह जाना जाता है बोधिया। वहाँ लगभग इधर जो है कई महीनों से लगातार वहाँ के बौद्धिस्ट लोग भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कई तरह का उनका मांग है, उस बौद्धिस्ट टेम्पल का जो है कि विकास से लेकर
और उसका कमेटी के लेकर कई मामला जो है कि उसमें है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जो आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे देश में है, उसको हर तरह का सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, उन बंदिशों पर भी एक नजर डालने का काम करें। आपका देशी विदेशी बहुत सारे बहुत भिक्षु आप में उपस्थित हैं, इससे पूरे बिहार की जो बदनामी विदेशों में हो रही है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा विदेश में अगर अपना बिहार का नाम बदनाम करना नहीं चाहते तो इसको बचाने का काम करें। और जिस तरह से अभी पलायन को लेकर बदनाम हो रहा है पूरे बिहार में, आप जितना मजदूर हम लोग का अन्य देशों में जा रहा है, अन्य राज्यों में जा रहा है, उनका हम लोग पलायन को किस तरह से रोकने का काम करें, इस पर जो आपका पहल होना चाहिए, इस पर कहीं आपका किसी तरह का पहल नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बहुत धुआ जुमलेबाजी अब किसी न किसी रूप में आप बिहार के लोग को ठगने का काम नहीं करें, नहीं तो जो इस जन स्वराज के द्वारा एक विकल्प दिया गया, प्रशांत किशोर के द्वारा जो विकल्प दिया गया बिहार के नौजवानों को, आने वाला जो समय 2025 का होगा, यह विकल्प के रूप में पूरे नौजवान आपको यह जुमलेबाजी का जवाब देने का काम करेगा, 2025 में सिखाने का काम करेगा। दिशा में आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वादे किए थे कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ेंगी, भागलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ेंगे, यहाँ तक कि रक्सौल एयरपोर्ट से भी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने की बात उन्होंने कही थी। इन तीनों एयरपोर्ट्स पर आज तक एक भी पैसेंजर फ्लाइट नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में कहा था कि दरभंगा में एम्स बनेगा, और सिर्फ बनेगा ही नहीं कहा, पिछले चुनाव में तो उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी किया गया कि दरभंगा में एम्स बन गया। लेकिन हकीकत क्या है आप सब जानते हैं, वहां एम्स का एक ईंट भी नहीं रखा है, अभी तक मिट्टी भराई का ही काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा झूठ जो इस देश और बिहार की जनता से बोला था, वो था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे। अगर 2 करोड़ पूरे देश में नौकरियां मिलती तो उसका 5-10% बिहार में भी मिलना चाहिए था हर साल। अगर 5 लाख भी बिहार में हर साल मिला होता पिछले 10 सालों में, तो 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन बिहार में होता। तो बिहार के युवाओं को छोटे छोटे रोजगार के लिए 10-15 हजार की मजदूरी कर लीजिए उसके लिए यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि हर साल 5 लाख तो छोड़िए, 5,000 भी बिहार में रोजगार सृजन केंद्र सरकार की ओर से नहीं होता। कुछ नौकरियां सरकारी जो है वो यहाँ की राज्य सरकार अपने स्तर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रोजगार सृजन को लेकर के बिहार में कोई पहल नहीं की गई। इसके बाद आइए किसानों, बुनकरों, इनकी समस्या पर। अभी कुछ दिन पहले देश में 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई। पूरे देश दुनिया को पता है कि बिहार का भागलपुर अपने टेक्सटाइल, अपने सिल्क के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया गया बिहार के लिए। कारण क्या बताया? यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो भैया भागलपुर से एयरपोर्ट शुरू करना किसकी जिम्मेदारी थी? भागलपुर के युवा मिलकर के एरोप्लेन उड़ाएंगे क्या वहां से? सरकार की जिम्मेदारी है कि आप कनेक्टिविटी दीजिए। कनेक्टिविटी होती तो आपका भी तर्क गलत होता। तो पहले तो आपने कनेक्टिविटी नहीं दी और अब कह रहे हैं कि चूंकि कनेक्टिविटी नहीं है तो हम टेक्सटाइल पार्क भी नहीं देंगे। कृषि में आप आइए, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश के कई राज्यों में कृषि सखी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत ऐसी महिलाएं जो कृषि या उससे जुड़े हुए कुटीर उद्योग में लगी होती हैं, उनको एक निश्चित आय प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना से भी, किसान सखी या कृषि सखी योजना से भी बिहार को वंचित रखा गया। अब आइए खेल के मुद्दे पर।
बिहार की इतनी बड़ी युवा आबादी है, छात्र यहाँ लगभग 2 करोड़ की संख्या में है, जो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, और गुजरात की आबादी यहाँ से 1/4 है। लेकिन हकीकत देखिए, खेलो इंडिया के तहत जो फंड्स आए उसमें गुजरात को 400 करोड़ से अधिक, लगभग 460 करोड़ मिले, और बिहार को क्या मिल रहा है? लगभग 50 करोड़, यानी 9 गुना ज्यादा पैसा खेल के लिए गुजरात को। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो गुजरात में। सोलर पावर प्लांट कहाँ लगेगा? तो गुजरात में। बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? तो गुजरात में। और बिहार में क्या चलेगा? श्रमिक ट्रेन। तो न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न खेल, न रोजगार, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न यहाँ के स्थानीय बुनकरों या इस तरह के जो कुटीर उद्योग में लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार ने अपना ही वादा, दूसरों का छोड़ दीजिए, सरकार की या यहाँ के लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने की बात छोड़ दीजिए, अपना ही वादा उन्होंने जो किया पिछले 11 वर्षों में, उनमें से एक भी वादा नहीं पूरा किया। इस आधार पर हम सब इस बात को लेकर के सहमत हों और होने चाहिए कि केंद्र सरकार की जो 11 साल की अवधि रही है वो बिहार के लिए टोटल फेलियर रही है। इन 11 सालों में केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्र में रखते हुए, बिहार को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष योजना तो नहीं ही बनाई, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनी उन योजनाओं में भी बिहार की अनदेखी की गई, उन योजनाओं के लाभ से भी बिहार के लोगों को वंचित किया गया। और इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र को चीप लेबर मिलता रहे, इसके लिए बिहार में उद्योग धंधों को बंद रखना, यहाँ के स्थानीय रोजगार के अवसरों को कुंद कर देना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अगर रोजगार मिलेगा तो गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में लेबर कैसे मिलेगा, तमिलनाडु में लेबर कैसे मिलेगा। इसी मानसिकता के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, इसलिए बिहारियों को बिहार में रोजगार के कोई भी अवसर देना नहीं चाहती है। इस संबंध में आप सभी के कोई सवाल हो? देखिए, तमाम बातों पर अपनी राय रख रहे थे, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।